ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनके पास मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्लियरली यहाँ पे एक ही सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में होगा। इट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल होते हैं विथ वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ईच इंडिविजुअल, जिसको कि हम मेल एंड फीमेल के नाम से रिफर करते हैं। रिप्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल मोड। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स सबसे पहले बताया गया कि सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम लोग क्लियरली यहाँ पे मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल के पास मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, फीमेल के पास फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे डिमार्क कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस टर्म को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है कि ये यंग वंस को डेवलप करते हैं। इट मीन्स ये अंडे नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस। द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल, एंड उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम लोग गैमेट्स कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। इट मीन्स मेल के पास मेल गैमेट एंड फीमेल के पास फीमेल गैमेट। दीज आर हैप्लॉइड सेल। ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। इट मीन्स ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। इट मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल में है तो जो गैमेट होगा उसमें एग्जैक्ट हाफ 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैमेट के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। गैमेट आर आल्सो नोन एज सेक्स सेल, हैप्लॉइड सेल, और इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस डिवीजन से होता है। आने वाले वीडियोस में हम मियोसिस की भी बात करेंगे। बहुत दिक्कत होता है क्लास 10th में मियोसिस एंड माइटोसिस को लेकर के, हम आप स्टडी करेंगे। बने रहें बायो पॉइंट के साथ। यहाँ पे सबसे पहले टर्म यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये विविपेरस होते हैं, और ये स्पेशलाइज्ड सेल। इट मीन्स जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, गैमेट होता है, गैमेट के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट को यहाँ पे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, जिसको स्पर्म के नाम से आप जानते हैं। स्पर्मेटोजोआ उनको कहा जाता है, स्पर्म को, ध्यान रखिएगा। फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवा, ओवम होता है। ये दोनों हैप्लॉइड सेल हैं। इट मीन्स मेल में गैमेट का नाम स्पर्म एंड फीमेल में गैमेट का नाम ओवम होती है। ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट से होगा। इट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से फीटस, फीटस से यंग वंस का डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही हम जान लें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में इंटरनल होगा। 2 तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे आप फ्रॉग में समझ सकते हैं। फ्रॉग में क्या होता है कि वो अपने गैमेट वाटर मीडियम में रिलीज करता है एंड देन वहां पे फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। यहाँ जो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होगा, इट मीन्स फ्यूजन होगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब में, इट मीन्स विद इन द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल होगा। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ पाए हैं कि ह्यूमन बींग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, क्लियरली मेल एंड फीमेल आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, विविपेरस होते हैं, यंग वंस को डेवलप करते हैं, गैमेट इनका जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इट मीन्स ये गैमेट के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटोजोआ रिफर एज अ मेल गैमेट, स्पर्म जिसको कहते हैं। कह रहा फीमेल गैमेट नोन एज ओवा, जिसको ओवम कहते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के फॉर्मेशन एंड गैमेट के फ्यूजन से होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से यंग वंस का फॉर्मेशन होगा। तो ये ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए अब समझते हैं इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को सेक्सुअली मैच्योर होना पड़ेगा। इट मींस रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअली मैच्योरिटी आनी जरूरी है। प्राइमरी से टेस्टिस एंड ओवरी, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बींग्स में,
उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स गैमेट प्रोडक्शन के लिए गैमेट प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा तो सबसे पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज आएगी ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज को हम लोग प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो बने रहे बायो पॉइंट के साथ। सबसे पहला इवेंट इट मीन्स आफ्टर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल, सबसे पहला इवेंट जो रिप्रोडक्शन का होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस का। इट मीन्स मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल बोथ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल गैमेट प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको oogenesis के नाम से हम लोग जानते हैं। इट मीन्स सबसे पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस होगा। उसके बाद दूसरा इवेंट है इंसेमिनेशन। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट। यहाँ पे समझना है कि मेल गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होना है, ओवम और स्पर्म का मीटिंग होना है। तो यहाँ पे अगला जो इवेंट सेकेंड इवेंट है वो इंसेमिनेशन का होता है। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। इट मीन्स गैमेट ट्रांसफर हो गया इंसेमिनेशन की प्रोसेस से, देन फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, और उस फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉयड सेल है, और गैमेट क्या है अभी आपसे मैंने बताया हैप्लॉयड सेल है। बहुत आराम से आप समझिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट करके अपना प्रश्न जरूर पूछिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश पूरी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला इवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का ट्रांसफर इंसेमिनेशन, गैमेट के ट्रांसफर के बाद फ्यूजन, फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट यहाँ पे डेवलप होगा कैसे, कह रहा इसको ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इस पे डिस्कशन होगा हम लोगों का। जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स अपने को नंबर में इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके यूटेरस की वॉल से अटैच कर लेगा। यूटेरस की वॉल कौन सी होगी, तो इंडोमेट्रियम की वॉल होगी। इंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच कर लेगा, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ जाइगोट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेरस वॉल। यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि 9 मंथ का पीरियड होता है, डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, और उस जर्म लेयर से सारे ऑर्गन एंड टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये गेस्टेशन पीरियड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का 9 मंथ तक चलेगा। टिल द 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस से यंग वंस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस करके। देन डिलीवरी ऑफ यंग वंस की होगी, एंड उस डिलीवरी के प्रोसेस को हम लोग पार्ट्यूरेशन कहते हैं। इट मीन्स डिलीवरी ऑफ बेबी। सबसे पहले क्या होगा, सेक्सुअल मेच्योरिटी की एज आएगी, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, देन इंसेमिनेशन, ट्रांसफर, एंड देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन होगा। इट मीन्स अटैचमेंट होगा डेवलपमेंट के लिए, गेस्टेशन होगा, 9 मंथ तक बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, जर्म लेयर का डेवलपमेंट होगा, एंड उससे ऑर्गन एंड टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पे पार्ट्यूरेशन होगा, डिलीवरी ऑफ यंग वंस को हम लोग पार्ट्यूरेशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इट मीन्स प्यूबर्टी का जो प्रोसेस है, इसमें जो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, एंड व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। प्यूबर्टी की बात करें तो इस दौरान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरिटी होती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होते हैं। किसके लिए फंक्शनल होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए गैमेट का फ्यूजन होना है, गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो इस दौरान ऑर्गन्स को क्या होना पड़ेगा, फंक्शनल होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। तो ये जो प्यूबर्टी की एज है, इस दौरान सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होते हैं। अदर डेफिनेशन की बात करें, चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज थ्रू अ बॉय एंड गर्ल्स बॉडी मेच्योर्स इनटू एडल्ट बॉडी। इट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान
क्या होता है, मेल एंड फीमेल की बॉडी मेच्योर होती है और एडल्ट में कन्वर्ट होती है। ओवरऑल डिफिनीशन वही है, सेक्सुअल मेच्योरिटी की जो एज है उसको हम लोग प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात करें गर्ल्स में, ये जो प्यूबर्टी की एज है वो पहले आती है, इट मीन्स वो पहले सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। एंड बॉयज में जो सेक्सुअल मेच्योरिटी का टाइम है वो गर्ल्स के टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट होता है, इट मीन्स गर्ल्स के बाद स्टार्ट होता है। टाइम की बात करें तो गर्ल्स में जो बिगनिंग होगी सेक्सुअल मेच्योरिटी की, प्यूबर्टी की, वो एज 10 to 11 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट होगा 15 to 17 तक। बॉयज में बात करें तो ये स्टार्ट होगा 11 से 12 की एज में और कंप्लीट होगा एज ऑफ 16 to 17 की एज तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स ही एंड सी बिकम सेक्सुअली मेच्योर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या कि गर्ल्स में सेक्सुअल मेच्योरिटी पहले आती है प्यूबर्टी एंड उसके बाद बॉयज में आती है। हार्मोनल कंट्रोल की अगर बात करें ड्यूरिंग प्यूबर्टी तो गर्ल्स में ईस्ट्रोजन एंड बॉयज में टेस्टोस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गर्ल्स में ईस्ट्रोजन फॉलिकल सेल्स के द्वारा, इट मीन्स ओवरी से सिक्रीट होता है और ओवेरियन हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गर्ल्स को सेक्सुअली मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉयज में बात करें तो टेस्टिस से सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है और ये बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्यूबर्टी चेंजेस इन मेल, इट मीन्स प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस होते हैं मेल्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देख रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इट मीन्स मेल गैमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी की एज में। उन्होंने पहले लेक्चर में बात की थी स्टेप क्या क्या है रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बींग्स में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इट मीन्स मेल गैमेट स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी के दौरान मेल्स में। तो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, इट मीन्स शोल्डर जो है वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे थोड़ा सा, ये सेकेंड चेंज आप में आएगा, इट मीन्स मेल्स में आएगा। ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, जिसको हम लोग बियर्ड एंड मुस्टैच के नाम से जानते हैं, तो ये ग्रोथ स्टार्ट होगा। एंड ऑल राउंड बॉडी, अगर हम बात करें हेयर की तो ऑल राउंड बॉडी हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। हाइट इंक्रीज कर जाएगी। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर इट मीन्स जेनाइटल ऑर्गन के आसपास हेयर का डेवलपमेंट होगा। एक्सिलरी हेयर आर्मपिट के हेयर का डेवलपमेंट होगा। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस बिकम क्रैक, यहाँ पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, इट मीन्स वॉइस क्रैक हो जाएगा मेल्स में। लो पिच होगा ड्यू टू द, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स कहते हैं, उसके इनलार्जमेंट से ऐसा होगा। एडम्स एप्पल्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेल्स में नजर आने लगेंगे। यहाँ पे वोकल कॉर्ड भी थिक हो जाएगा, जिसके नाते वॉइस क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। लो पिच हो जाएगा, इट मीन्स लाउड हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। स्किन बिकम ऑयली एंड बिगिंस टू डेवलप पिंपल्स, स्किन ऑयली हो जाएगी, सेबिस्कस ग्लैंड मोर एक्टिव हो जाएंगे और क्या होगा, यहाँ पे पिंपल्स का डेवलपमेंट होगा, एक्ने एंड पिंपल्स का डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। एंड बात करें तो इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पेनिस, ये इनलार्ज एंड एरेक्ट होने लगेगा। तो दैट इज द सम चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द मेल्स। फीमेल्स में प्यूबर्टी की बात करें तो सबसे पहले इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होगा। वन पेयर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल्स में। डार्कनिंग ऑफ स्किन, इट मीन्स स्किन डार्क होगी, कहाँ की, ब्रेस्ट के टिप पे, निपल्स में स्किन क्या होगी, डार्क होगी निपल्स के अराउंड। ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन्स, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन होगा, इट मीन्स ओवम ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आती है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम का रिलीज होना जरूरी है। ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, इट मीन्स हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 से 29 डेज की होगी, इसके दौरान क्या होगा, जो ओवम है वो रिलीज होगा, ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यहाँ पे बात करें तो बॉडी
shortening of hip region due to the widening of pelvic. It means जो pelvic region है below the waist, इसमें कमर का जो रीजन है वहाँ पे वाइडनिंग, इट मीन्स वो रीजन थोड़ा सा थिक होगा, चौड़ा होगा, और उसी के साथ जो हिप का रीजन है वो ब्रॉड होगा. ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, इट मीन्स जेनाइटल ऑर्गन के आसपास हेयर का डेवलपमेंट होना, आर्मपिट का डेवलपमेंट होना. तो ये जो है आपका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है. इंक्रीज ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इन द थाइज एंड बुटॉक एंड फेस, इट मीन्स अंडर द स्किन क्या होगा, फैट की लेयर डिपॉजिट होगी, थाइज में डिपॉजिशन होगा फैट का, बुटॉक के रीजन में और फेस के रीजन में जो है क्यूटेनियस फैट का जो है, क्यूटेनियस जो वर्ड आया है वो स्किन से आया है. जैसे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हम लोगों पढ़ते हैं फ्रॉग में, जब स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता है तो उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं. तो उसी से वर्ड आया. बिलो द स्किन जो है क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा थाइस, बुटॉक्स एंड फेस के रीजन में. यहाँ फीमेल्स में बात करें तो हाई पिच्ड वॉइस होगा. यहाँ साथ ही में आपको डिफरेंस भी समझते चलना है कि क्या डिफरेंसेज हैं बोथ मेल एंड फीमेल प्यूबर्टी में. तो वॉइस वहाँ पे जो है क्या होगा, लो पिच्ड होगा, और यहाँ फीमेल्स में जो है क्या होगी, हाई पिच्ड होगी. और साथ ही में डेवलपमेंट होगा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का. तो दैट इज द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन द फीमेल. अब बात करते हैं कुछ कॉमन चेंजेस जो कि बोथ मेल एंड फीमेल्स में होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले बात करें तो हेयर ग्रोथ एज आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज, जो ये हेयर का ग्रोथ हो रहा है ये बोथ मेल एंड फीमेल्स में कॉमनली होगा. थिनर हेयर आल्सो अपीयर, इट मीन्स ऑल राउंड बॉडी पे हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, लेग्स पे डेवलपमेंट होता है हेयर का, आर्म्स पे डेवलपमेंट होता है, इवन फेस पे डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पे हम बात करें तो बियर्ड एंड मुस्टैच की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसा कि मेल्स में होता है, बट थिनर हेयर जो है अपीयर होगा बोथ मेल एंड फीमेल्स में, जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे बात करें तो ऑयली स्किन एंड पिंपल्स, इट मीन्स एक्ने एंड पिंपल्स जो हैं ये भी कॉमनली अपीयर होंगे बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में. इन बोथ मेल एंड फीमेल के केस में बॉडी बिकम मस्कुलर, इट मीन्स स्ट्रेंथ होगी बॉडी की, मसल्स का डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा आएगी. दैट इज द सम कॉमन चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग अ प्यूबर्टी इन बोथ मेल एंड. आप बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जान लें कि ये 1 पेयर होगा, 2 इन नंबर होगा, शेप इसका ओवल होगा, और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्किन की एक लेयर है, उसके कवरिंग के द्वारा ये कवर है. इट मीन्स एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये कवर है. उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं. ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है बॉडी के 37 डिग्री सेल्सियस से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम. तो जो स्क्रॉटल सैक है, जो स्क्रॉटम की लेयर है, वो बॉडी का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, कम करता है. इट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड करता है. स्क्रॉटल सैक स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर देने का काम करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. टेस्टिस का सबसे पहला जो कवर है उसको हम लोग स्क्रॉटल सैक के नाम से जानते हैं. आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि समर में ये क्या होगा, समर में ये लार्ज होगा, एंड जो विंटर का सीजन आएगा तो ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है और हमारे स्किन के कांटेक्ट में रहता है, जिससे ये टेम्परेचर के रेंज को क्या कर सके, ऑप्टिमम कर सके. तो यहाँ पे स्क्रॉटल सैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि टेस्टिस के लिए, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करता है. यहाँ पे देखें रीजन कौन सा है, तो लोइंग आउटसाइड एट द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल रीजन में टेस्टिस हैंग डाउन, पेल्विक रीजन में जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाद ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है. 2 इन नंबर होगा और पेयर में 1 होगा. लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में, और वेड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक टेस्टिकुलर कवरिंग है. इट मीन्स इसको हम लोग टेस्टिकुलर कवर कहते हैं. यहाँ पे जो मार्कर में ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो उसके बाद हम लोगों को ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. लगभग 200 से 250 टीनी कंपार्टमेंट इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं. एंड इन कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं. यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को टेस्टिकुलर चैम्बर
ट्यूबर के नाम से भी हम जान सकते हैं। यहाँ पे देखें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये तो मैंने क्वाइलिंग बहुत कम की है जिससे आप आसानी से बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है, जहां मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझिए, इस लाइनिंग में जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है और जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में ही क्या होते हैं, दो तरीके के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाने के लिए और सर्टोली सेल उनको क्या देता है, नरिशमेंट देता है। बट एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो आउटसाइड द इट मीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आप जो ये स्पेस देख रहे हैं, जहां पे मैं मार्कर रख रहा हूं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसको लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। एक एंड्रोजन सिक्रीट करता है लेडिंग सेल जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं और ये टेस्टोस्टेरॉन जो है क्या करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन लेडिंग सेल्स के द्वारा हो रहा है जो कि यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे आगे समझें तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट मींस जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा स्पर्म का वो इस रेटी टेस्टिस से जाएगा। इट मींस इस पार्ट को हम लोग रेटी टेस्टिस कहते हैं। इस रेटी टेस्टिस में आएगा, रेटी टेस्टिस से वास इफरेंशिया में आएगा और वास इफरेंशिया से इपीडिडाइमस में आएगा। इपीडिडाइमस में वो रुकेगा और मूवमेंट गेन करेगा, इट मींस मोबिलिटी गेन करेगा, न्यूट्रिशन गेन करेगा एंड देन इसके बाद ये आएगा वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से आगे होते हुए ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचेगा। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से इसको पास आउट कर दिया जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अगर हम लोग समझे तो अभी हमने आपको बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लेयर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर। जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में दो तरीके के सेल्स बनेंगे, डिवीजन से बनेंगे। उन डिवीजन से बनेगा मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं या स्पर्म मदर सेल भी इसको कहते हैं क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेल जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल। दूसरा जो सेल होगा वो सर्टोली सेल होगा, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में डिवीजन होकर के बनेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल एंड देन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जैसा हमने आपको बताया नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, स्पर्म के लिए आइडियल न्यूट्रिशन देने का काम करेगा जिससे आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके, स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन हो सके। ध्यान रखिएगा बहुत बार कंफ्यूज करता है आपको, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। यहाँ पे देखें तो अनदर जो सेल है दैट इज द इंटरस्टिशियल सेल, लेडिंग सेल, जो कि कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो आउटर स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है और ये एक एंड्रोजन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर देखें तो बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होते हैं और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देगा और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट होगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपसे कतई मिस ना हो। यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड सिस्टम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, देन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन काउपर्स ग्लैंड। यहाँ पे 3 ग्लैंड्स जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं दैट इज द टेस्टिस। टेस्टिस से निकल करके ये इपीडिडाइमस दिख रहा है, इपीडिडाइमस से देन वास डिफरेंस दिख रहा है, वास डिफरेंस से जब स्पर्मेटोजोआ पहुंचेगा तो सेमिनल वेसिकल मिलेगा रास्ते में, सेमिनल वेसिकल से आगे बढ़ेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन काउपर्स ग्लैंड से। यहाँ 3 ग्लैंड हैं जो अपना सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स करके उसको सीमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक करके एक एक ग्लैंड की स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये नंबर में 2 होगा, पेयर में 1 होगा। इट मीन्स 1 पेयर। ये हम एक साइड का व्यू देख रहे हैं, अदर साइड भी सेम ऐसे ही क्या होगा, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे नंबर में 2 एंड पेयर में 1।
अगर हम लोग बात करें सीमेन का जो कंपोजिशन 100% है उसमें 70% पार्ट जो है सेमिनल वेसिकल का होता है। इट मीन्स इसके द्वारा सिक्रीट किए हुए सब्सटेंसेस का होता है। कौन कौन से सब्सटेंस ये सिक्रीट करता है, तो बात करें तो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सेट्रेट। इट मीन्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देने वाले सब्सटेंस को ये सिक्रीट करता है। और ये क्या बनाता है, इट मीन्स जो इसका सिक्रीशन होता है इसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जो सेमिनल वेसिकल है वो 1 पेयर में होगा, 70% सीमेन का पार्ट बनाता है और ये नरिशमेंट देता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सिट्रेट अदर सब्सटेंसेस को मिक्स करके स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल एसेसरी ग्लैंड सिस्टम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अदर ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड 1, इट मीन्स इसको ध्यान रखिएगा ये नंबर में 1 पेयर में नहीं होगा, एक ही होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। हम लोग इसको देख रहे हैं वॉलनट शेप में है, आप देख भी पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा निकल रहा है उसको ये कवर किए हुए बिलो उसके प्रेजेंट है, लाइज बिलो द ब्लैडर। 20% ऑफ सीमेन, इट मीन्स जो सीमेन का कंपोजिशन 100% है उसमें इसके सब्सटेंस जो ये सिक्रेट करता है, ये ग्लैंड जो सिक्रेट करता है 20% अमाउंट जो है सीमेन का ये बनाता है। क्या होता है इसके सिक्रेशन में, तो थिन मिल्की और एसिडिक फ्लूइड ये क्या करता है स्पर्म के साथ मिक्स कर देता है और 20% पार्ट सीमेन का बनाता है और ये भी नरिशमेंट देने का काम करता है। इट मीन्स एक तरीके से हम लोग सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर फंक्शन की बात करें तो ये एल्केलाइन मीडियम पे वर्क करने के लिए अपने को एबल बना लेता है। तो यहाँ पे हमने देखा सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर के 90%, इट मीन 70 और 20 90% पार्ट सीमेन का ये बना देते हैं और रेस्टेंट % पार्ट स्पर्म खुद बनाता है। इट मीन्स स्पर्म का 10%, 70% सेमिनल प्लाज्मा का और 20% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिला करके एग्जैक्ट 100% जो है सीमेन का कंपोजिशन बनता है। लेकिन यहाँ पे तीसरी ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड, इसका क्या फंक्शन है, ये 1 पेयर होगा, इट मीन्स नंबर में 2 होगा। म्यूकस सिक्रेट करता है, इट मीन्स लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस सिक्रेट करता है और ये लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा को जिससे आसानी से इजैकुलेशन हो सके कॉपुलेशन के दौरान, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आसानी से सीमेन को पहुंचाया जा सके। तो ये आपका जो है 3 ग्लैंड हैं जो कि एसेसरी ग्लैंड सिस्टम के नाम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और इनके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे जाना। साथ ही में देखें तो इपीडिडाइमस, इट मीन्स इपीडिडाइमस तो डक्ट सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आप यहाँ पे जान लें इपीडिडाइमस के फंक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। इपीडिडाइमस स्पर्म को मूवमेंट गेन करेगा, नरिशमेंट देने का काम करता है। अब यहाँ पे समझें कि स्पर्म रास्ता कौन सा तय करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ लेना है ये फ्लो चार्ट, और इस फ्लो चार्ट से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस से निकल करके डक्ट सिस्टम रेटी टेस्टिस इन्वॉल्व होगा। इट मीन्स रेटी टेस्टिस जो है रास्ता प्रोवाइड करेगा किसके लिए, वास इफ्रेंसिया में स्पर्म को पहुंचने के लिए, स्पर्मेटोजोआ को पहुंचने के लिए। वास इफ्रेंसिया कनेक्ट करेगा किसको, इपीडिडाइमस को, जहां पे हमने आपको बताया मूवमेंट गेन करेगा स्पर्म। एंड इपीडिडाइमस कनेक्ट करता है किसको, वास इफ्रेंसिया से वास डिफरेंस को। बहुत आसानी से आप लैंग्वेज बना सकते हैं इस फ्लो चार्ट के द्वारा। वास इफ्रेंसिया वास डिफरेंस को कनेक्ट करने का काम इपीडिडाइमस कर रहा है, साथ ही में स्पर्म को नरिशमेंट देके मूवमेंट देने का काम करेगा। देन यहाँ पे देखें तो 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट करेंगे, उसको स्पर्म के साथ मिक्स करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन स्पर्म के साथ मिक्स करेगा। काउपर्स ग्लैंड अपना सिक्रेशन सिक्रेट करेगा, लुब्रिकेट करेगा यूरेथ्रा को। एंड देन स्पर्म क्या होगा, स्पेनिस के रास्ते से बाहर हो जाएगा, इंसेमिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो दैट इज द वे, इट मीन्स ये वो रास्ता है, ये वो ट्रैक है, ये वो डक्ट सिस्टम है जिससे स्पर्म क्या करता है, मूव करता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्पर्म को हम लोग अदर नेम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। सबसे पहला बात ये ध्यान लीजिए, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन है, इट मींस स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग स्पर्म के लेंथ की बात करें तो लगभग 60 mm इसकी लेंथ होती है। स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हेड,
नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड रीजन में हम लोग देख रहे हैं तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसको कि ओवम के साथ जाकर के डिप्लॉइड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करना है। और यहाँ पे हम एक रीजन देख रहे हैं एक्रोसोम, एक्रोसिन, स्पर्म लाइसिन उस एंजाइम का नाम है जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। इट मींस स्पर्म के हेड में यहाँ पे हम एक्रोसोम को देख रहे हैं। स्पर्म के हेड में एक्रोसोम गोल्गी बॉडी के द्वारा फॉर्म होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझिएगा, गोल्गी बॉडी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है हेड का, एक्रोसोम का। और ये क्या करता है, ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करके इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस को वहां पे पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखें तो नेक रीजन है जो कि जस्ट बिलो द हेड है। एंड देन आफ्टर मिडिल पीस, मिडिल पीस में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स्पाइरल माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। चूंकि स्पर्म को क्या करना है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पहुंचना है और वहां से मूव करके उसको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसके लिए उसको हाई एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी देने का काम कौन करता है, यहाँ पे स्पाइरल माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिडिल पीस में। जस्ट बिलो द मिडिल पीस देयर इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हम लोग पोर्शन देख रहे हैं, टेल लाइक, इसको टेल कहते भी हैं, इसको फ्लैजिलम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको स्विमिंग में हेल्प करता है। इट मींस स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इट मीन सर्विक्स के रीजन से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए स्विम करने का काम करता है। टेल यहाँ पे क्या करता है, स्विमिंग का काम करता है, जिसके द्वारा स्पर्म मूव करता है। पिछले वीडियोस में हमने आपसे बात की थी दो ग्लैंड्स की, सेमिनल ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो उन दोनों ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म, चूंकि जो सेमिनल वेसिकल है, जो सेमिनल ग्लैंड है, वो 70% पार्ट जो है 70% सिक्रीशन अपना स्पर्म के साथ मिक्स कर देता है। तो उसका सिक्रीशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग सीमेन कहते हैं। सीमेन की बात करें अगर, इट इज द विसिकस व्हाइटिश लिक्विड है। इट मींस व्हाइटिश सब्सटेंस है, विसिकस है, थोड़ा सा गाढ़ा एंड लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड इट फॉर्म सेमिनल प्लाज्मा। इट मींस ये जो ग्लैंड सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशन सिक्रीट करता है, इट मींस जो अपना फ्रक्टोज, कैल्शियम या अदर जो म्यूकस सब्सटेंस जो सिक्रेट करता है, उसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। सीमेन के पीएच की बात करें तो 7.35 से 7.5, इट मीन 7.3 से 7.5 के आसपास होता है। सीमेन के अगर हम लोग कंपोजिशन को समझें तो सेमिनल प्लाज्मा 90%, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, सेमिनल वेसिकल 70% क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस, कैल्शियम, है ना, फ्रक्टोज, ये सब सब्सटेंस सिक्रेट करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड थिन मिल्की एसिडिक फ्लूइड जो है वो क्या करता है, स्पर्म के साथ मिक्स करता है, जो कि 20% होता है टोटल सीमेन का। तो यहाँ पे 70% सेमिनल वेसिकल, 20% जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन और 10% स्पर्म होता है। मिल करके 100% जो है क्या बनता है, सीमेन का कंपोजिशन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आसानी से समझने के लिए यहाँ पे हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। ओवरी 1 पेयर होता है, नंबर में 2 होता है। और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस होती है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। इट मींस जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो सेकेंडरी oocyte से ओवम या oocyte में कन्वर्ट होते हैं। ओवरी, जिसको हम फीमेल गोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पे oogenesis की प्रोसेस के साथ ओवम का प्रोडक्शन होता है। ओव्यूलेशन यहाँ से होता है और यहाँ से ओवम चल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 हेड्स में समझेंगे, एसेसरी डक्ट में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एसेसरी डक्ट की बात करें तो यहाँ पे ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये भी 1 पेयर होगा, नंबर में 2 होगा। यूटेरस, जहां पे इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में डेवलप्ड फर्टिलाइज जो जाइगोट है वो मारुला स्टेज में आएगा और मारुला स्टेज में आकर के ट्रोपोब्लास्ट की लेयर में डेवलप होगा और डेवलप होकर के यूटेरस की वाल से अटैच हो जाएगा। अटैच होकर के यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, इट मींस ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। यहाँ पे बच्चा फीटस में कन्वर्ट होगा। यही वो प्लेस है यूटेरस जहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट यूटेरस के बाद यहाँ पे देखें तो सर्विक्स का रीजन है और सर्विक्स के रीजन में क्या होता है, यहाँ पे इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी।
मीन्स जो मेल है वो सर्विक्स के रीजन में ही स्पर्म को क्या करेगा, इंसेमिनेट करेगा, रिलीज करेगा। सर्विक्स के बाद देखें तो यहाँ पे वेजाइना है जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट है, और यहाँ से ही क्या होता है, मेल जेनाइटल जो ऑर्गन है वो पहुंच करके सर्विक्स के रीजन में इंसेमिनेशन की प्रोसेस करता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो वल्वा है, इसमें हम आप स्टडी करेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस की। तो ये एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, ये सर्विक्स और वेजाइना मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। इट मीन्स यहाँ से पार्ट्यूरेशन, इट मीन्स बच्चा यूटेरस में डेवलप होगा। यूटेरस में डेवलप होने के बाद इसी सर्विक्स और वेजाइना के रास्ते से बाहर आएगा, जिसको हम लोग डिलीवरी ऑफ अ बेबी पार्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं। तो सर्विक्स और वेजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल बनाएंगे। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, जो कि मेल्स में जैसा हम लोगों ने सेमिनल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो ज़्यादा ग्लैंड सिस्टम का रोल तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बर्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। जैसा कि काउपर्स ग्लैंड वहाँ पे फंक्शन करता है लुब्रिकेशन का मेल्स में, उसी के तरीके से जस्ट सिमिलर यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करें तो हम लोग स्टडी करेंगे मेमरी ग्लैंड की, जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। तो ये एक चार्ट रहा, एक क्लासिफिकेशन रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का डिवीजन को हमने आपको समझाया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर से समझे तो सबसे पहले एक एक पार्ट को स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर से आते हैं। जो तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो वेजाइना है, वेजाइना जो कि वल्वा के बाद प्रेजेंट होता है, और यहीं से मैंने बोला कापुलेटरी ऑर्गन मेल का सर्विक्स के रीजन में इंसेमिनेशन कराता है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे वेजाइना आप देख रहे हैं। देन यहाँ पे ये रीजन जो सर्विक्स का रीजन, ये जो कैनाल आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ, दैट इज द सर्विकल कैनाल, और ये सर्विक्स का रीजन है। तो इसको यहाँ पे हम लोग सर्विक्स का रीजन ऐसे डिनोट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये जो रीजन है ये सर्विकल कैनाल का रीजन है, इसको ऐसे डिनोट कर लिया। देन इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोनों साइड। इट मीन्स ये ओवरी है, ओवरी वन पेयर होता है, एक इस साइड एक इस साइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आप एक लेंथ ट्यूबुलर पार्ट देख रहे हैं। इस ट्यूबुलर पार्ट को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, और ओविडक्ट को दूसरे नाम में हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरी से अटैच है फैलोपियन ट्यूब। जैसा मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे जो ओवम का प्रोडक्शन होगा वो चल करके इसी एम्पुलरी रीजन में पहुंचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहले पार्ट, इसमें सबसे पहला पार्ट यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्ब्रियाई कहते हैं। जस्ट अबव द फिम्ब्रियाई देयर इज अ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद हम लोग एम्पुला का रीजन देखते हैं, और एम्पुला के बाद इस्थमस का रीजन आता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं जो कि ओविडक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये सो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा एम्पररी रीजन में। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूटेरस की। फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ से यूटेरस का रीजन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स यूटेराइन पार्ट है यूटेरस का। इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है वो यूटेराइन पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इसके बाद यूटेरस का रीजन शुरू हो जाता है। ये यूटेरस का रीजन है, और यूटेरस के रीजन में आपको क्या कर होता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। यूटेरस की वॉल को यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो सबसे पहला यहाँ पे जो बाहर की तरफ आप वॉल देख रहे हैं दैट इज द पेरीमेट्रियम, एंड जस्ट बिलो द पेरीमेट्रियम इट मीन्स मिडिल में जो वॉल है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे लास्ट वॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज द इंडोमेट्रियम। इसी इंडोमेट्रियम की वॉल से जो है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, और इम्प्लांटेशन के बाद बच्चे का यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स फीटस का डेवलपमेंट यूटेरस के रीजन में होता है, ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन होगा, देन उसके अंदर मारुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला ये सब स्टेजेस आएंगी। आने वाले वीडियोज में हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग ओवरी
ओवरी को समझें तो ओवरी यहाँ पे क्या होता है कि वो जो इमेच्योर, इट मीन्स जो प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर बने होते हैं, फीमेल बच्चे के अंदर बने होते हैं। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे आप समझना है आपको कि जो फीमेल बेबी होता है उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही क्या होता है कि उसके अंदर इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्राइमरी oocyte के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी oocyte आफ्टर प्यूबर्टी, जब वो बच्चा अटेन करता है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की एज को, देन यहाँ पे वो सेकेंडरी oocyte में, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं और सेकेंडरी oocyte के साथ वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आते हैं। इट मीन सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आएगा और बाहर आकर के यहाँ एम्पुलरी रीजन में क्या करेगा, स्पर्म का वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा और जब स्पर्म पहुंचेगा तो ये जो प्राइमरी oocyte था जो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। इट मीन्स आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कब कन्वर्ट होगा, जब स्पर्म पहुंचेगा तब। इट मीन्स स्पर्म उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। अब आप ध्यान से यहाँ समझिए, ओवरी के अंदर क्या होगा, जो oogenesis की प्रोसेस होगी तो वो मियोसिस डिवीजन से होगी। तो प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट, वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे इसी ओवरी के अंदर और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने पे जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आते हैं और इस एम्पुलरी रीजन में पहुंचते हैं और स्पर्म का वेट करते हैं। और जब स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है तो वो सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊटिड या ओवम में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे समझना है कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओवरी नंबर में 2 प्रेजेंट है, ईच साइड ऑफ यूटेरस प्रेजेंट है। तो यहाँ प्रत्येक मंथ में जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसी मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, मैचुरेशन होता है और वो बाहर आता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस से। तो यहाँ पे ओवरी जैसा कि आप नंबर में 2 देख रहे हैं, तो प्रत्येक मंथ में, इट मीन्स प्रत्येक मेस्ट्रुअल साइकिल में 1 बाय 1, एक मंथ में ये, दूसरे मंथ में ये क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte को अपने द्वारा रिलीज करेंगे और जो चल करके एम्पुला के रीजन में आकर के स्पर्म का वेट करेगा। अगर स्पर्म पहुंचता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर इम्प्लांटेशन होकर के ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और यहाँ पे बच्चे का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं पहुंचता है तो ये सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विथ यूटेरस की वॉल का डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि यूटेरस की वॉल को इम्प्लांटेशन करना है तो ये वॉल थिक होती है, ये वॉल क्या होगी, धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं और वही यूटेरस की वॉल और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मेस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो के साथ इसी सर्विक्स और विजाइना के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ओवरी 1 पेयर, नंबर में 2 और अलमंड शेप में होता है। अगर इसके लोकेशन को देखें तो ये पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इट मींस बिलो द एब्डोमिनल कैविटी होता है। ओवरी बोथ साइड यूटेरस के अटैच होता है बाय द ओवेरियन लिगामेंट, इट मींस यूटेरस के बोथ साइड प्रेजेंट होता है जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं और ये ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा यूटेरस के द्वारा अटैच्ड होता है। साइज की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक होता है। इसको हम लोग फीमेल गोनेट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है, oogenesis की प्रोसेस होती है। तो ओवरी को फीमेल गोनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरी का देख रहे हैं। ओवरी एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये 3 वॉल से घिरा होगा, इट मींस आउटर जो इसकी कवरिंग है वो 3 वॉल होगी। सबसे आउटर की बात करें तो विसरल पेरिटोनियम की लेयर होगी एंड इसके बाद बात करें तो जर्नल इपिथीलियम की लेयर होगी और जर्नल इपिथीलियम के बाद यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुनिया की लेयर होगी। तो इसको हमने स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ओवरी को 2 आउटर एंड इनर रीजन में डिवाइड किया है। आउटर रीजन में जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जर्नल इपिथीलियम की है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जर्नल इपिथीलियम की लेयर होगी और इसके साथ 2 लेयर और प्रेजेंट होगी जिसको विसरल पेरिटोनियम
एंड ट्यूनिका एल्ब्यूनिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इनर बात करें तो ये जो इनर स्पेस आप ओवरी के अंदर देख रहे हैं इसको स्ट्रोमा कहते हैं। इट मीन्स ओवेरियन स्ट्रोमा इसको कहते हैं। और स्ट्रोमा को इट मीन्स जो स्ट्रोमा में जहां मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं, स्ट्रोमा के आउटर रीजन को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर रीजन को हम लोग मेड्यूला कहते हैं। इसी कॉर्टेक्स रीजन में ही फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और फॉलिकल सेल्स जैसा कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी oocyte को और उसको डिवीजन के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी इसी कॉर्टेक्स के रीजन में होती है, देन ओवल्यूशन होता है। ईच ओवरी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर प्राइमरी oocyte। इमेच्योर प्राइमरी oocyte का मतलब इट मींस बिफोर बर्थ। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंस है। मेल में जो गैमेट का प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी की एज आने पे स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में ये जो गैमेट बनने की प्रोसेस है ये प्राइमरी oocyte जो इमेच्योर फॉर्म में है ये बिफोर बर्थ बन जाते हैं। और प्राइमरी oocyte आगे चल करके इट मीन जब प्यूबर्टी के एज में फीमेल्स आती हैं तो यही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट होता है, ओवम में कन्वर्ट होता है। ईच ओवरी कंटेन फॉलिकल्स। क्या कंटेन करते हैं, फॉलिकल्स कंटेन करते हैं। और फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, इसी प्राइमरी oocyte को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे, जो कि जब प्यूबर्टी की एज आएगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो यही प्राइमरी फॉलिकल इसी प्राइमरी oocyte को सराउंड करेंगे और सराउंड करके उसको न्यूट्रिशन दे करके प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी और सेकेंडरी से ओवम में कन्वर्ट करने का काम करते। बात करें ओवेरियन साइकिल की तो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 28 टू 29 डेज की ये साइकिल होती है। 28 टू 29 डेज में क्या होगा, वन प्राइमरी oocyte इट मींस ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लगभग 28 टू 29 डेज की होगी उसमें क्या होगा कि वन प्राइमरी इट मींस एक प्राइमरी oocyte प्रत्येक मंथ में क्या होगा, डेवलपमेंट की प्रोसेस में जाएगा और वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से आगे चल करके ओवम में कन्वर्ट होने का काम करेगा। तो ये ओवेरियन साइकिल कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको ध्यान रखिएगा। कितने दिन की ये साइकिल होती है, 28 टू 29 डेज की होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है, जो बच्चा अटेन करेगा प्यूबर्टी की एज को, और प्यूबर्टी की एज कितनी होती है, लगभग 10 टू 14 ईयर में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग मेनार्च कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चूंकि अभी हमने आपको बताया कि जो फॉलिकल सेल्स हैं इनकी संख्या सीमित है, 60 टू 80,000 ही हैं। तो यहाँ पे इनकी संख्या सीमित होने के नाते जब फीमेल 45 टू 50 ईयर की एज में पहुंचते हैं तो ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, संख्या में कम होते हैं और डीजनरेट हो जाते हैं, जिसके नाते मेंस्ट्रुअल साइकिल इट मींस जो प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी और सेकेंडरी oocyte से ओवम में कन्वर्जन का जो प्रोसेस चल रहा था वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज जो कि 45 टू 50 ईयर की एज में होगा इसको मीनोपॉज के नाम से हम लोग जानते हैं। ओवरी के फंक्शन को अगर देखें तो सबसे मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ओवा। एग का प्रोडक्शन करता है जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक फीमेल सेक्स हार्मोन को ये सिक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। ये दो ओवेरियन हार्मोन है। बहुत पूछा जाता है आपसे कि नेम द हार्मोन्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, तो याद रखिएगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन है। ईस्ट्रोजन जो है क्या होगा, इसी फॉलिकल सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईस्ट्रोजन फॉलिकल सेल्स के द्वारा सिक्रीट होगा और प्रोजेस्टेरॉन आगे चल करके कार्पस लूटियम बनेगा, उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यहाँ ओवेरियन साइकिल को अगर हम लोग समझे तो आप देख रहे हैं फॉलिकल सेल्स जो कि कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट हैं और ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल में और ग्रेफियन फॉलिकल के साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी जो इमेच्योर एक्स बिफोर बर्थ बच्चे में बने थे वो प्यूबर्टी की एज आने पे ये ओवेरियन साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पे यही जो प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ बने थे ये अरेस्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल के द्वारा और हार्मोन सिक्रीट करने लगते हैं ईस्ट्रोजन का। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्जन होगा, ओवम का डेवलपमेंट। यहाँ पे इट मींस जो प्राइमरी oocyte है वो अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करने की कोशिश करता है और कंप्लीट करने लगता है। यहाँ पे देखें तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे जो मार्कर रख रहा हूं ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte और
प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज में ये पहुंचता है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूल्यूशन की प्रोसेस से बाहर आता है, और ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। इट मींस 14 to 16 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 to 29 डेज का होता है। तो इसके दौरान ये ओव्यूल्यूशन की प्रोसेस से ओवम बाहर आती है, और यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस लुटियम में, और कार्पस लुटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम अभी हमने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेरस की वॉल का डेवलपमेंट करेगा, चूंकि आगे इम्प्लांटेशन करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना है कि जो कार्पस लुटियम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, अगर क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और नेक्स्ट साइकिल की बिगनिंग हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे फॉलिकल सेल का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियर फॉलिकल में कन्वर्ट होना जारी रहता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। और इन फॉलिकल्स के द्वारा क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है उनको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट करके ओव्यूल्यूशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। तो ये ओव्यूल्यूशन की प्रोसेस है। ओव्यूल्यूशन की प्रोसेस से क्या बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कब कन्वर्ट होगा। इट मींस यहाँ पे हमने बताया कि जैसा कि गैमिट बनने की जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस डिवीजन से होती है। तो मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है इसी ओवरी के अंदर, और मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगा, जब स्पर्म पहुंचेगा तब। इट मींस स्पर्म इंड्यूस करता है सेकेंडरी oocyte को ओवम में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन अगर स्पर्म नहीं पहुंचता है तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या होगा, 28 डेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte यूटेरस, सर्विक्स एंड देन वेजाइना के रास्ते से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। और जो यूटेरस की वॉल का डेवलपमेंट कार्पस लुटियम करता है वो भी डीजनरेट हो जाएगा, चूंकि अभी क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इफ फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के द्वारा फिर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी एंड देन ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। ओविडक्ट, जिसको कि फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, अगर इसके नंबर की बात करें तो ये 1 पेयर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ईच साइड ऑफ अ यूटेरस, ये ओविडक्ट का स्ट्रक्चर है, ओविडक्ट प्रेजेंट है। जैसा कि ओवरी 1 पेयर होता है, तो ओवरी के, चूंकि ओवरी जो ओवम का प्रोडक्शन करता है, जो ओवम यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस से बनता है, उसको ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, रिसीव करता है, और यहाँ पे ला करके इट मींस अपने पास ला करके रखता है और स्पर्म का वेट करता है। तो ये ओवरी बोथ साइड यूटेरस के प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब भी 1 पेयर होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और 4 इंच के आसपास जो है इसकी लेंथ होती है। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अगर ओरिजिन की बात करें तो इट अराइजेस फ्रॉम अपर मार्जिन ऑफ द यूटेरस। इट मींस यूटेरस का ये फंडस का पार्ट है। इट मींस ये यूटेरस का अपर पार्ट है जो फैलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है, और यहां से इट मींस यूटेरस का ये जो फंडस का पार्ट है, यहां से फैलोपियन ट्यूब की ओरिजिन हो रही है। आप देख रहे हैं ईच साइड ऑफ अ ओवरी, ओवरी के साइड इसको जो है मूव करा करके यहां तक एक्सटेंडेड है। एक ट्यूबुलर पार्ट आपके देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब का। कह रहा 1 फ्रॉम ईच लेटरल साइड ऑफ अ यूटेरस, यूटेरस के, इट मींस ये जो यूटेरस का रीजन है इसके लेटरल साइड पे इसकी जो है ये पोजीशन आप फैलोपियन ट्यूब के देख रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के पोजीशन को आप अच्छे से समझिएगा। आउटवर्डली टुवर्ड्स द साइड ऑफ पेल्विस, इट मींस एब्डोमिनल कैविटी के बाद जो पेल्विस का रीजन है, वहां पेल्विस रीजन में आउटवर्डली ये पेल्विस के साइड में ये प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब। 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अराइजिंग इसकी कहां से होती है, यूटेरस से होती है। यूटेरस के कौन से पार्ट से, तो याद रखिएगा फंडस से। यहां पे बात करें इसके पार्ट की अगर, तो सबसे पहला पार्ट यहां पे हम देख रहे हैं इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम जो कि ओवरी के सबसे क्लोजर, आपको ये ओवरी है, ये ओवरी के सबसे क्लोजर जो पार्ट दिख रहा है वो इनफंडिबुलम दिख रहा है। इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोग देख रहे हैं जो कि ओवरी को कवर किए रहता है, इसको हम लोग फिम्ब्रियाई कहते हैं। ओवरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस होती है। oogenesis की प्रोसेस से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओवेरियन साइकिल में उस सेकेंडरी oocyte को
को ये फिम्ब्रियाई क्या करता है, रिसीव करता है और इसी इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला के रीजन में लेकर के आता है। तो फिम्ब्रियाई के बाद, फिम्ब्रियाई को समझिए, एज ऑफ अ इनफंडिबुलम अटैचेस टू द ओवरी, दैट इज द फिम्ब्रियाई। एम्पुला की बात करें तो ये वाइडर पार्ट है, इट मींस इस वाइडर पार्ट में लेकर के आएगा। ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट है, कंपटीशन में बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा एम्पुला ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट है। और सबसे नैरोवर पार्ट की बात करें जिसके पास बहुत कम ल्यूमेन है तो वो इस्थमस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इट मींस जो यूटेरस का अपर पार्ट फंडस है वो इसी इस्थमस के द्वारा कनेक्ट रहता है। तो यहाँ इम्पुलरी रीजन इसको हम लोग बोलते हैं। इनफंडिबुलम के बाद जो ये रीजन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं, तो यहाँ इसी रीजन में क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट आकर के स्पर्म का वेट करेगा और जब स्पर्म पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ओविडक्ट के फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है कन्वे द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू यूटेरस, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए प्लेस देता है। इसी एम्पुलरी एंड स्थमिक जंक्शन के पास क्या होता है, एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन इसी एम्पुला के रीजन में होता है और देन इसके बाद जाइगोट क्या होगा, विद इन 1 वीक डेवलप करके अपने को क्लीवेज में कन्वर्ट करके, ब्लास्टुलेशन करके, ब्लास्टोसिस्ट बना करके इसी यूटेरस की वॉल में आकर के अटैच हो जाएगा, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूटेरस जिसको वॉर्म कहते हैं, नंबर में सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। सिचुएशन की बात करें तो ये पेल्विस कैविटी में, इट मींस बिलो द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द रेक्टम एंड ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। रेक्टम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है और यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को कलेक्ट करता है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है पेल्विस रीजन में। यहाँ डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यूटेरस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब के बाद ये यूटेरस का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यूटेरस का पार्ट आता है। सबसे अपर पार्ट यहाँ पे फंडस आपको दिख रहा है जो कि अपर पार्ट है, वेयर द फैलोपियन ट्यूब ओपन, जहां पे फैलोपियन ट्यूब ओपन होता है। इट मींस यही फंडस पार्ट से फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है और इसी यूटेरस के रास्ते से जो स्पर्म है वो चल करके इसी एम्पुलरी रीजन में फैलोपियन ट्यूब के आता है। बॉडी की बात करें तो जो मिडिल ये ब्रॉड पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज द बॉडी ऑफ अ यूटेरस। सर्विक्स रीजन की बात करें तो यहाँ पे वेजाइना, वेजाइना के बाद ये जो रीजन देख रहे हैं वो सर्विक्स है। सर्विक्स जो कि सर्विकल कैनाल बनाता है, यही इसी वेजाइना और सर्विकल कैनाल के रीजन में जो मेल है वो इंसेमिनेशन की प्रोसेस करता है, स्पर्म को रिलीज करता है। स्पर्म मूव करके इसी यूटेरस के रास्ते से फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में आता है, ओवम के साथ फ्यूज करता है और फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में हम लोग बात करें तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। इट मीन्स जो जाइगोट है वो मारुला स्टेज में आता है 8 to 16 सेल की स्टेज में, और मारुला के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आता है और ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आकर के वो ये विद इन 7 वीक करके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आफ्टर 7 डेज ये यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। इट मीन्स इस यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। इम्प्लांटेशन को समझने के लिए आपको यूटेरस की वॉल को जानना बहुत जरूरी है। सबसे आउटर जो वॉल आप देख रहे हैं दैट इज द पेरीमेट्रियम, जो बाहर की तरफ है। यहाँ पे मिडिल पोर्शन में देखें तो जो वॉल है इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम की वॉल ये लास्ट में आप देख रहे हैं, दैट इज द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। इंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट कौन कराता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कराता है और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवरी के
कार्पस लूटियम के द्वारा सिक्रीट होता है। इट मीन्स यहाँ पे जब ओवरी सेकेंडरी ओसाइट में प्राइमरी ओसाइट को सेकेंडरी से ओव्यूल्यूशन की प्रोसेस करेगा। ओव्यूल्यूशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल का, इट मीन्स जो फॉलिकल सेल्स हैं प्राइमरी ओसाइट को मेच्योर करते हैं और वो जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसी इंडोमेट्रियम की वाल को क्या करता है, थिक करता है। और थिक करता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाइगोट का ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर के अटैचमेंट होगा और उस अटैचमेंट को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिससे कि आगे गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा। 9 मंथ तक गेस्टेशन पीरियड चलेगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और बच्चा यहीं यूटेरस के रीजन में फीटस में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूटेरस, जिसको वॉर्म कहते हैं। इन्वर्टेड पीयर शेप में होता है। सिचुएशन इसकी पेल्विस कैविटी में होती है। प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूटेराइन वॉल की बात करें तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे इनर वॉल है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोजेस्टेरॉन है और सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन का कार्पस लूटियम से होता है। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वल्वा की बात करें तो ये कलेक्टिवली जो एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, इसको हम लोग कलेक्टिवली वल्वा कहते हैं। जिसमें इंक्लूडेड अगर हम लोग बात करें तो मांस प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है, वेजाइना आता है और वेस्टिब्यूल आता है। यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थिक एक फैटी कवरिंग देख रहे हैं, दैट इज द एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग मांस प्यूबिस कहते हैं। इट इज अ पैड ऑफ फैट कंटेन हेयर्स एट अ प्यूबर्टी। इट मीन्स प्यूबिक हेयर कंटेन करता है। मांस प्यूबिस सबसे पहला पार्ट है वल्वा का। देन इसके बाद बात करें तो दैट इज द लेबिया मेजोरा। इट मीन्स वेजाइना की ओपनिंग को कवर किए हुए सबसे आउटर जो कवरिंग है उसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। थिक मस्कुलर फोल्ड टिश्यू है, अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। लेबिया मेजोरा के बाद यहाँ पे लेबिया माइनोरा का पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज द लेबिया माइनोरा। इट मीन्स लेबिया मेजोरा के बाद माइनोरा की लेयर होगी। 2 स्मॉल फोल्ड स्किन का होगा बिटवीन द लेबिया मेजोरा, तो इसको हम लोग लेबिया माइनोरा कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 वॉल, पहला मांस प्यूबिस जिसपे कि प्यूबिक हेयर होते हैं, दूसरा लेबिया मेजोरा जो कि आउटर फोल्ड है, एंड लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा की लेयर है। यहाँ पे देखें तो अपर मार्जिन ऑफ लेबिया माइनोरा के अपर मार्जिन पे हैव अ इरेक्टाइल टिश्यूज एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव पार्ट, और इस सेंसिटिव पार्ट को हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लाइटोरिस क्या है, अपर मार्जिन ऑफ अ लेबिया माइनोरा। यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू होता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है, जिसको क्लाइटोरिस कहते हैं। यहाँ पे बात करें तो देन वेस्टिब्यूल का रीजन है जहाँ पे यूरेथ्रल मिटस और वेजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट है। इट मीन्स वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है। यूरेथ्रल मिटस इट मीन्स ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जहां से यूरिन डिस्चार्ज किया जाता है, एंड वेजाइनल ऑरिफिस जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा सर्विक्स के रीजन में इंसेमिनेशन की प्रोसेस करता है मेल, तो ये वो वेजाइनल ऑरिफिस इट मीन्स ओपनिंग ऑफ वेजाइना कहा जाता है। यहाँ पे वेजाइना की बात करें तो इट इज द मस्कुलर ट्यूब है, 3 to 5 इंच ये लॉन्ग होता है। ये बर्थ कैनाल बनाता है। इट मीन्स सर्विक्स और वेजाइना मिल करके, चूंकि इसी रास्ते से बच्चा डिलीवरी होगा, पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस होगा, तो ये बर्थ कैनाल बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्विक्स और वेजाइना मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। यहाँ पे बात करें तो ये जो वेजाइनल ऑरिफिस की लेयर है ये पार्शियली कवर होता है एक मेम्ब्रेनस कवरिंग से, उस मेम्ब्रेन को हाइमिन कहते हैं। ये हमारे यहाँ मिथ है कि इस हाइमिन की लेयर चूंकि बहुत हैवी एक्सरसाइज या साइकिलिंग की प्रोसेस से ये हाइमिन की लेयर ब्रेक हो जाती है, तो हमारे समाज में एक बुराई है कि हम इसको वर्जिनिटी का साइन समझते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हाइमिन की लेयर होना न होना वर्जिनिटी का साइन नहीं है, ये एक मिथ है हमारे समाज में। तो यहाँ पे वेजाइनल ऑरिफिस हाइमिन की लेयर के द्वारा कवर होता है। यहाँ पे वेजाइना की बात करें तो इट स्टैंडेड टुवर्ड द यूटेरस। इट मीन्स यूटेरस का
सबसे पहला पार्ट क्या है, सर्विक्स है। तो सर्विक्स तक ये विजाइना की लेंथ होती है 3 to 5 इंच लॉन्ग एंड सराउंड्स द लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स, और सर्विक्स के लोअर पार्ट को सराउंड करता है। फीमेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड में सबसे पहले बात करेंगे बर्थोलिन ग्लैंड्स की, जिसको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, जो वन पेयर होता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो जस्ट बिहाइंड द लेबिया मेजोरा ऑन ईच साइड। लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा की लेयर होती है, और लेबिया माइनोरा किसको कवर करता है, वेजाइनल ओरिफिस को कवर करता है, वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। तो उसके ईच साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वन पेयर, नंबर में 2 होती है। ये सिक्रीट करती है म्यूकस को। इट मींस मेल्स में इसको काउपर्स ग्लैंड का सिमिलर माना जाता है। जैसा मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काउपर्स ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करता है, इट मींस लुब्रिकेशन करने का काम करता है पेनिस को ड्यूरिंग अ कॉपुलेशन, उसी तरीके से ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। और इसके फंक्शन को भी देखें तो समवॉट काउपर ग्लैंड से सिमिलर है। लुब्रिकेट द वल्वा, इट मींस वल्वा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस ये सब पार्ट आते हैं, इसको लुब्रिकेट करेगा विजाइना को ड्यूरिंग अ क्वाइटस। आल्सो प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन, बच्चे की डिलीवरी, पार्ट्यूरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ अ बेबी के समय ये क्या करेगा, पार्ट्यूरेशन के समय लुब्रिकेशन का काम करेगा। यहाँ पे अगली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करें, दैट इज द मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट है। मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, इट मींस नंबर में 2, वन पेयर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, बोथ साइड ऑफ अ स्टर्नम, जिसको कि ब्रेस्ट बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड वन पेयर प्रेजेंट होता है। मेमरी ग्लैंड की बात करें तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, इट मींस जो स्वेट ग्लैंड होता है उसका ये मॉडिफिकेशन है। थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है, ये सिक्रीट करता है मिल्क। इट मीन्स मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, मिल्क सिक्रीशन का काम करना, बच्चे को नरिशमेंट देना आफ्टर पार्ट्यूरेशन, इट मीन्स डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क, इट मीन्स इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन होता है, मिल्क सिक्रीशन होता है, वो फुल ऑफ एंटीबॉडीज होता है। इसीलिए बताया जाता है कि बच्चे के लिए वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। तो मेमरी ग्लैंड मिल्क को सिक्रीट करता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल्स में बात करें तो दीज आर रूडिमेंट्री, ये रूडिमेंट्री होते हैं। यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर, तो जो टिप ऑफ द ब्रेस्ट है इसको हम लोग निपल कहते हैं, जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ। अगर हम लोग निपल की बात करें तो यहाँ निपल के रीजन में सेबिस्कस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सेबिस्कस ग्लैंड, जिसको कि हम लोग ग्लैंड ऑफ मोंटीगोमेरी कहते हैं। निपल के अराउंड आप इन सर्कल डार्क एरिया होता है, उसको एरियोला कहते हैं। याद रखिएगा, निपल के अराउंड जो डार्क सर्कल्ड एरिया आप देख रहे हैं, दैट इज द एरियोला। ब्रेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स, इट मींस जो ब्रेस्ट है वो 15 to 20 मेमरी लोब्स में डिवाइडेड है। एंड दीज मेमरी लोब्स कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज एल्वियोलाई। इट मींस यही एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, मिल्क सिक्रीट होकर के स्टोर रहता है, एंड देन वो एक डक्ट सिस्टम के द्वारा, निपल्स के द्वारा बाहर होगा। यहाँ पे बात करें तो मेमरी लोब्स, जिसमें एल्वियोलाई हैं, ये मेमरी डक्ट के द्वारा अपने सिक्रीशन को, इट मींस मिल्क को बाहर करेंगे, और मेमरी डक्ट के बाद वो कनेक्ट करेगा लैक्टिफेरस डक्ट को, और लैक्टिफेरस डक्ट किसको कनेक्ट करेगा, निपल्स को, जिसके द्वारा मिल्क को सक्ड आउट किया जाएगा। यहाँ पे लैक्टेशन की बात करें तो मिल्क सिक्रीटिंग पीरियड को लैक्टेशन कहते हैं, और मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है, ध्यान से समझिएगा। मिल्क फॉर्मेशन में जो वर्क करता है, हेल्प करता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और यहाँ पे मिल्क इजेक्शन हार्मोन की बात करें, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, ये सिक्रीट होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, बच्चे को डिलीवरी में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। oogenesis is the formation of female gamete, it means ओवम के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम oogenesis कहते हैं। प्लेस कौन सा होगा, तो ओवरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस होती है, कि oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। इमेच्योर एग्स पहले से ही फीमेल के एम्ब्रियो के बनने के समय प्रेजेंट हो जाते हैं। ओवरी में ओवम के बनने की प्रोसेस को समझें तो ओवरी की वॉल जो जर्मिनल इपिथेलियम कही जाती है, उसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होकर के उगोनिया बनता है, उगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बनते हैं, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट से ओवम या
ओटिड का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक बात आपको जान लेनी है कि जर्मिनल एपिथेलियम से ओगोनिया से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड देन ओवम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर ओगोनिया को समझें, जिसको गैमेट मदर सेल भी कहते हैं, जो कि प्राइमरी oocyte की स्टेज में प्रेजेंट रहता है फीमेल्स के अंदर बिफोर द बर्थ, तो यहाँ पे इनके नंबर को अगर हम लोग समझें, गेस्टेशनल पीरियड इट मीन्स जब फीमेल बच्चे का उसके मदर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसको कि गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, तो इस गेस्टेशन पीरियड के दौरान 7 मिलियन के आसपास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट मीन्स बर्थ से पहले उस फीमेल बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर 1 to 2 मिलियन एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी oocytes प्रेजेंट रहते हैं। प्यूबर्टी की एज में आते आते जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर के 13 ईयर की एज तक पहुंचता है, तो प्यूबर्टी की एज में लगभग 5 लाख के आसपास जो है oogonia गैमेट मदर सेल प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे बात करें तो ड्यूरिंग अ वुमेन्स लाइफ इट मीन्स पूरे वुमेन के लाइफ स्पैन के दौरान लगभग 500 मेच्योर oocyte जो है वो रिलीज होते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, इनकी संख्या 2 लाख to 3 लाख होती है बिफोर द बर्थ एंड प्यूबर्टी की एज आते आते ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल रह जाते हैं। ओवेरियन फॉलिकल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन ईस्ट्रोजन को, और इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैचुरेशन। इट मीन्स जो ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte से ओवम में कन्वर्ट होगा, इनको नरिशमेंट देने का काम कौन करता है? ओवेरियन फॉलिकल करता है। ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल की संख्या ध्यान रखिएगा 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी। प्राइमरी oocyte की बात करें तो 5 लाख के आसपास जो है क्या होते हैं? प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं। यही प्राइमरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज होकर के मैचुरेशन में जाते हैं और वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 to 29 डेज की होगी, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होकर के ओव्यूलेशन से बाहर आते हैं। oogenesis की प्रोसेस को समझते हैं कि बिफोर बर्थ क्या चीजें होती हैं, एट प्यूबर्टी क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है। तो यहाँ बिफोर बर्थ जर्मिनल एपिथेलियम जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है, ओवेरियन वॉल जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, ये क्या होता है? oogonia में कन्वर्ट होता है। oogonia डिप्लॉयड सेल होता है और माइटोसिस डिवीजन करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। ये इवेंट बिफोर द बर्थ होगा, और प्राइमरी oocyte अभी मैंने नंबर आपको बताया 5 लाख के आसपास जो है प्यूबर्टी की एज आते आते बचे रहते हैं। तो यहाँ एट प्यूबर्टी की बात करें तो ये जो प्राइमरी oocyte जो बिफोर बर्थ बने हैं, ये मैचुरेशन में जाते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी oocyte में। यहाँ पे देखें तो ये प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, और सेकेंडरी oocyte के साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। जैसा कि मेल में डिवीजन होने पे हर एक सेल स्पर्म को बनाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ही, इट मीन्स मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से 2 सेल बनेंगे, उन दोनों में से एक पोलर बॉडी कहा जाएगा। पोलर बॉडी का फंक्शन अभी अननोन है, और ये सेकेंडरी oocyte आगे चल करके ओवम में कन्वर्ट होगा। एट प्यूबर्टी ये सेकेंडरी oocyte बनेंगे। में सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आते हैं हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ओवम में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओवम में कब कन्वर्ट होंगे? इट मीन्स फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म पहुंचेगा, जैसा यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो स्पर्म क्या करता है? अपना न्यूक्लियस इस ओवम के ओप्लाज्म में क्या करता है? रिलीज कर देता है, और जब ये न्यूक्लियस यहाँ पे पहुंचता है तब ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होता है, और इस दौरान सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंड इस तरीके से तब जाकर के एग या ओवम का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन के दौरान ये सेकेंडरी oocyte ओवम या ओटिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन एट प्यूबर्टी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओव्यूलेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होना होता है
तब ये मियोसिस सेकंड डिवीजन अपना कंप्लीट करते हैं और मियोसिस सेकंड डिवीजन कंप्लीट करके ये एग या ओवम या ओटिड में कन्वर्ट करते हैं, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बनाते हैं। यहाँ पे ओवरी के अंदर देखें तो यहाँ पे जर्मिनल इपिथेलियम की लेयर है, फॉलिकल सेल्स हैं। प्यूबर्टी के दौरान यही जो फॉलिकल 60 to 80,000 के आसपास नंबर में बने रहते हैं, ये क्या करते हैं, प्राइमरी ओसाइट को सराउंड करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। देन प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, और इसके अंदर क्या मेच्योर हो रहा है, तो ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी ओसाइट में। सेकेंडरी फॉलिकल विद द सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल में, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक फ्लूइड फिल हो जाता है जिसको एंट्रियम कहते हैं, और इस एंट्रियम के नाते हम लोग ये समझ पाते हैं कि फॉलिकल सेल्स टर्शियरी फॉलिकल की स्टेज में आ गया है। टर्शियरी फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट के साथ मेच्योर होंगे ग्रेफियन फॉलिकल में। जब ये ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डेज से बात करें तो यहाँ तक का इवेंट 14 to 16 डेज के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ पे 14 to 16 डेज के बाद ये सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे रिलीज होगा। सेकेंडरी ओसाइट ध्यान रखिएगा मेच्योर कब होगा, इट मींस ओवम में कब कन्वर्ट होगा, अपना मियोसिस सेकेंड डिवीजन कब कंप्लीट करेगा, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी होगी तब, इट मींस जब स्पर्म पहुंचेगा तब। अगर स्पर्म नहीं पहुंचता है तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 28 to 29 डेज। यहाँ पे देखें तो रेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस के इंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करेगा, क्योंकि वहां पे इम्प्लांटेशन होना है, गेस्टेशन पीरियड चलना है, वहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस होना है, ऑर्गेनोजेनेसिस होना है। इस तरीके से कार्पस लूटियम इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और कार्पस लूटियम अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होता है तो धीरे धीरे ये भी डिजनरेट हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगेन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की यहाँ पे बिगनिंग हो जाती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम इस तरीके से सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट, स्पर्मेटोजोवन जिसको कहते हैं, एंड अ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जिसको ओवम कहते हैं, एंड टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल, और उस डिप्लॉयड सेल को जाइगोट कहते हैं। इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे हैप्लॉइड टर्म को अगर हम लोग समझें तो जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड होते हैं, जो डिप्लॉयड सेल से बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट पेरेंटल सेल का हाफ होता है। मियोसिस डिवीजन से ये गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। गैमेट को सेक्स सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, और फीमेल में इसको ओवम के नाम से जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। साइट की बात करें तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, आप यहाँ डायग्राम में फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले देखें तो ये ओवरी है, ओवरी से लगा हुआ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको फिम्ब्रियाई दिख रहा है। फिम्ब्रियाई के ऊपर आपको एक पार्ट इनफेंडिबुलम दिख रहा है। जस्ट ऊपर आप देखें तो एम्पुला का रीजन है, एम्पुला के बाद स्थमस का, और स्थमस के बाद यहाँ से यूटेरस का रीजन शुरू हो जाता है। यूटेरस के रीजन के बाद ये सर्विक्स का रीजन है, और ये वेजाइना का रीजन है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में देखें तो ये जो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट फिम्ब्रियाई, इनफेंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस हैं, तो यहाँ पे एम्पुला रीजन में, इट मींस इसी एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझिएगा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन फीमेल में, फैलोपियन ट्यूब जिसको कि ओविडक्ट भी कहते हैं, उसके एम्पुला रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। यहाँ ह्यूमन फीमेल में बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है वो इंटरनल होगा, इट मींस विद इन द फीमेल बॉडी होगा। इसलिए ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से आप समझिएगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझे तो सबसे पहले इंसेमिनेशन, इट मींस जो मेल है वो कॉपुलेशन के दौरान
क्या करेगा, अपने गैमेट को, इट मीन्स हैप्लॉइड गैमेट को, स्पर्म को रिलीज करेगा। कहाँ रिलीज करेगा, इसी सर्विक्स के रीजन में रिलीज करेगा। विजाइना से होते हुए सर्विक्स के रीजन में इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी। इट मीन्स रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म कहते हैं, यहाँ पे सर्विक्स के रीजन में स्पर्म पहुंचेगा। तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस से स्पर्म पहुंचेगा, कौन सा रास्ता तय करेगा, विजाइना, सर्विक्स से यूटेरस में पहुंचा और यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में, एम्पुला रीजन में पहुंचेगा, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो एक रे डायग्राम है, ये जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ओवम के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझे, जो कि ओवरी प्रत्येक मंथ में 28 डेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा, उस दौरान ओवम को रिलीज करेगी। ओवम को रिलीज करके इसी एम्पुलरी रीजन में ओवम वेट करेगा। किसका वेट करेगा, स्पर्म का वेट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। आपको यह भी ध्यान रखना है, जो ओवम का रिलीज, इट मींस ओव्यूलेशन का टाइम है, ओवम कब रिलीज होगा, तो मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 to 16 डेज में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी और ओवम चल करके एम्पुला के रीजन में पहुंचेगा। ओवम के स्ट्रक्चर को देख लें तो यहाँ पे सबसे पहले आउटर लेयर आप देख रहे हैं कोरोना रेडिएटा का, देन इसके बाद जोना पेलिसिडा की लेयर आप देख रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है एंड इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको ओप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पोलर बॉडी है, जिसका कि कोई फंक्शन अभी तक अननोन है। फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ओवम में मेच्योर होता है ड्यूरिंग oogenesis। यहाँ पे देखें तो एम्पुलरी रीजन में स्पर्म जो है क्या कर रहा है, पहुंचा, किसके पास पहुंचा, कोरोना रेडिएटा से होते हुए पहुंचा जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा की लेयर को ब्रेक करके, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म के एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, लिटिक एंजाइम होता है, जो इस जोना पेलिसिडा की लेयर को ब्रेक करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को ब्रेक करके अपने इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, इस ooप्लाज्म में रिलीज कर देगा। यहाँ जैसे ही आप देखें सेकेंड डायग्राम में ooप्लाज्म में पहुंचा, तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका फंक्शन अननोन है, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ये अपने हैप्लॉइड न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा। स्पर्म किसके न्यूक्लियस के पास, ओवम के न्यूक्लियस के पास, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूजन से अब ये हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियस, हैप्लॉइड ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके फिर से एक डिप्लॉइड सेल बना लेंगे। इस डिप्लॉइड सेल को हम लोग जाइगोट कहते हैं और ये 2n होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n होगा, हैप्लॉइड को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n+n फ्यूज होकर के 2n जाइगोट बनेगा। जाइगोट चल करके यूटेरस में आएगा और यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इट मीन्स जाइगोट डेवलप होकर के, इट मीन्स अपने को डिवाइड करके नंबर में सेल को इंक्रीज करके कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस्ट किससे अटैच होता है, ऑन द इंडोमेट्रियम ऑफ अ यूटेरस, यूटेरस की इंडोमेट्रियम की वाल से अटैच हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। लोकेशन को देखें तो इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस की इंडोमेट्रियम की वाल से अटैच होगा। यूटेरस की अगर तीनों लेयर की बात करें तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यूटेरस की 3 लेयर होती है। पहला आउटर जो है वो पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर इंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे अटैचमेंट किससे होगा, इंडोमेट्रियम की वाल से अटैचमेंट होगा। टाइम पीरियड की बात करें इम्प्लांटेशन की तो 6 to 10 डेज, 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद 1 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लगभग 6 से 10 दिन इस प्रक्रिया में लगते हैं। मैकेनिज्म को यहाँ पे समझे तो सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जाइगोट यहाँ पे क्लीवेज में कन्वर्ट होता है 2 सेल स्टेज में। देन वो अपने नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करता है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 64 और ये इस प्रक्रिया के दौरान मारुला के स्टेज से गुजरता है और मारुला के बाद ब्लास्टुला की स्टेज आती है। ब्लास्टोसिस्ट की लेयर बनती है, ये जो वाल आप देख रहे हैं इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जाइगोट यहाँ पे विद इन 1 वीक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता है। मारुला की स्टेज से ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टुलेशन स्टार्ट हो जाएगा
एंड ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होकर के वो यूटेरस की वॉल से अटैच होने के लिए पहुंच जाता है। और यहाँ पे यूटेरस की वॉल देखें तो यूटेराइन जो इपीथीलियम की लेयर है ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करने लगती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट प्लस यूटेराइन इपीथीलियम एक दूसरे से इंटीग्रेट होने लगते हैं। यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट लगभग 100 ऑफ सेल के ऊपर जब ये जाइगोट पहुंच जाता है डेवलप होकर के, तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट विथ ब्लास्टोसेल कैविटी यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है। अब यहाँ पे आप देखें तो ट्रोफोब्लास्ट में जो ब्लास्टोसिस्ट की ये आउटर लेयर है, आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये बहुत कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की ये जो आउटर लेयर है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इस ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में क्या होता है, लिटिक एंजाइम होता है। और लिटिक एंजाइम किस लिए चाहिए, लिटिक एंजाइम चाहिए जिससे कि यूटेराइन इपीथीलियम, इट मीन एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसकी जो अपर लेयर है और ब्लास्टोसिस्ट में आपस में क्या हो सके, इंटीग्रेशन हो सके या आसानी से जुड़ सकें। और इस जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जर्म लेयर बनेगा और यहीं यूटेरस में ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को समझिएगा। यूजुअली देखा गया है कि जो फंडस का रीजन है वहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हार्मोन्स को अगर समझें, रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, तो दो हार्मोन ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सबसे मेन हार्मोन है, बट एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को। इट मींस एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, यहाँ पे एस्ट्रोजन सिक्रीट किससे होगा, तो जो ओवेरियन फॉलिकल सेल है उसके द्वारा एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है यहाँ पे यूटेरस की एंडोमेट्रियम की वॉल को, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और मेन रोल कौन प्ले करता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कार्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। किसके कार्पस लूटियम से, आफ्टर ओवल्यूशन रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इट मींस ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवल्यूशन ओवम को रिलीज करने के बाद, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, प्रोलिफरेशन करता है। यहाँ पे यूटेरस की वॉल में सेल को इंक्रीज करेगा, इस यूटेरस की वॉल को थिक करेगा एंडोमेट्रियम की वॉल को, जिससे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, इट मीन्स जो इंटीग्रेशन है वो अच्छे तरीके से इन दोनों के बीच में ब्लास्टोसिस्ट और यूटेरस की इपीथीलियम की वॉल में हो पाए। In unisexual organism, the mechanism that determines, it means unisexual organism ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास आइदर वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, या मेल होंगे वो या फीमेल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बाई पेरेंटल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। बाई पेरेंट में एक इंडिविजुअल को मेल रिफर किया जाता है और दूसरे को फीमेल कहा जाता है। इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वो मैकेनिज्म जिसके द्वारा पर्टिकुलर सेक्स डिटरमाइन होता है, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, उस प्रोसेस को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन की बात करें, द मैकेनिज्म बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंड, इट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का, इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में जब गैमिट का फ्यूजन होगा, गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फीटस बनेगा, जो फीटस से ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा, वो अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करेगा, मेल बन करके या फीमेल बन करके। इस मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने की जो पूरी प्रोसेस है उसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। टाइप्स और मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है। सबसे पहले क्रोमोसोमल और जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में। क्रोमोसोमल और जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें क्रोमोसोम्स ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ पे सेकंड बात करें तो नॉन क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जिसमें क्रोमोसोम्स ये डिसाइड नहीं करते हैं, फैक्टर्स लोकेटेड होते हैं प्लाज्मिड के अंदर, वो डिसाइड करते हैं ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या
फीमेल होगा, एज इन केस ऑफ बैक्टीरिया वगैरह में नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अदर मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की कैटेगरी में बात करें तो इसको इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर या अदर फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। फॉर एग्जांपल आपको बताएं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो टर्टल वगैरह में जब टेम्परेचर जो है बिलो 28 डिग्री सेल्सियस होता है तो मेल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, एंड अबव 33 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस मोर फीमेल्स, फीमेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ लेना है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, इट मींस बच्चे का जो सेक्स है मेल या फीमेल वो कब डिटरमाइन होता है एक्चुअल, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट मींस फर्टिलाइजेशन के समय जब मेल या फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा होता है तभी जो है क्या होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है, और जाइगोट बनने के बाद डिटरमाइन नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, सेक्स डिटरमिनेशन कब होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखिए जेनेटिक और क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन जो प्रपोज किया गया था वो E.B. विल्सन एंड स्टीवेंस ने क्या किया, क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन को प्रपोज किया था। एंड chromosomal sex determination is further extended by Thomas Hunt and Morgan and M.C. Culling। टोटल जो क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो 46 होते हैं। यहाँ पे इनका डिवीजन, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स 22 पेयर होते हैं, ध्यान रखिए, 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, और नंबर में 44 होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, बच्चे क्या कर जाते हैं 45 लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखिए ऑटोसोम्स जो अदर देन सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इट मीन सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, वो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में 22 पेयर, नंबर में कितने होते हैं 44। यहाँ पे एलोसोम्स की बात करें जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं तो 1 पेयर होते हैं, और नंबर में कितने होते हैं 2। अब यहाँ पे 2 में डिवीजन क्या है, 1 पेयर अगर मेल है इट मीन्स फादर के पास क्या होंगे, तो 1 X एंड 1 Y का पेयर होगा, इट मीन्स X एंड Y का पेयर होगा। अगर फीमेल है तो उसके पास केवल एक ही पेयर होगा, दैट इज द X एंड X। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड Y मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स Y क्रोमोसोम्स ये डिटरमाइन करते हैं कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। यहाँ इस क्रॉस से समझे हम लोग, बहुत अच्छे से आपको समझना, और ये क्रॉस आपको पेपर में बनाना भी है। बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बेहतर से बेहतरीन आंसर लिखना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखें तो पेरेंट्स, फादर के पास जो क्रोमोसोम्स हैं 44 तो ऑटोसोम्स हो गए, 1 पेयर क्या हो गया X एंड Y का हो गया, तो टोटल यहाँ पे फादर के पास 46 क्रोमोसोम। मदर के पास देखें तो 44 ऑटोसोम्स, 1 पेयर क्या हो गया X का हो गया, तो यहाँ पे टोटल जो है नंबर में 2 तो हो गए 46 क्रोमोसोम मदर के पास। यहाँ पे जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इट मींस गैमिटोजेनेसिस जब होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओवम एक्स का फॉर्मेशन होगा, तो गैमिट फॉर्मेशन के समय यहाँ पे आप देखें तो 22 ऑटोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोसोम्स का एक गैमिट बनता है, और दूसरा जो गैमिट होता है वो 22 ऑटोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स का होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले ही आपको मैंने बताया वाई क्रोमोसोम्स जिसके साथ पेयरिंग करेगा वही बच्चा जो है, वही ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल बनेगा। यहाँ फीमेल के पास देखें तो एक्स एंड एक्स का ही पेयर है, 22 प्लस x एंड 22 प्लस x। यहाँ पे देखें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले जो पॉसिबिलिटीज बनेगी उसको आप देखें, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबिलिटी जब 22 प्लस x वाला 22 प्लस x के साथ पेयरिंग करेगा तो 44 प्लस XX, एंड 44 प्लस XX क्या बनाएंगे, गर्ल बनेगा। इट मींस जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा। यहाँ पे बात करें तो 22 प्लस x की जो पॉसिबिलिटी अगर 22 प्लस x के साथ बनती है तो अगेन बच्चा क्या होगा,
होगा वो फीमेल होगा 44 प्लस XX। यहाँ पे देखें तो 22 प्लस Y वाले की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो एक बार इससे क्रॉस करेगा X के साथ, फिर दोबारा क्रॉस करेगा किसके साथ, X के साथ। तो यहाँ पे आप देखें तो 44 प्लस X एंड Y, एंड फिर आप देखें तो 44 प्लस X एंड Y, इट मीन्स 50%, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन के समय 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा फीमेल होगा और 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा मेल होगा। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कौन रिस्पांसिबल है। यहाँ पे आप देखें तो किसके पास वाई क्रोमोसोम है, चूंकि मैंने बताया कि वाई क्रोमोसोम ही मेलनेस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, और वो वाई क्रोमोसोम किसके पास है, फादर के पास है। फीमेल के पास तो एक्स एंड एक्स ही क्रोमोसोम है, फादर के पास वाई क्रोमोसोम है और एक्स का क्रोमोसोम का पेयर है। अगर ये एक्स वाला फ्यूज करता है फीमेल के एक्स से तो बच्चा क्या बन रहा है, फीमेल। फादर का वाई वाला फ्यूज कर रहा है बच्चे मदर के एक्स क्रोमोसोम से तो बच्चा क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। इट मीन्स फादर ही डिटरमाइन कर रहा है कि जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इट मीन्स क्यों ऐसा है, क्योंकि फादर के पास ही वाई क्रोमोसोम है। हमारे एक सोसाइटी में ये मिथ भी है कि किसको क्रिटिसाइज किया जाता है मेल एंड फीमेल के लिए, हमेशा मदर को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आप जान लीजिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी गर्ल और बेबी बॉय, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग। ये रहा जो है आपका क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स की पूरी प्रोसेस। आशा करते हैं एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।